लिखिए हीट ऑफ कंबसन, अब ब्रैकेट लिखिएगा इंथाल्पी ऑफ कंबसन। इसमें एक पॉइंट बनाइए, द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड। एक कंबसन एक पार्टिकुलर एक ऐसा टर्म है जो ऑक्सीजन के रेस्पेक्ट में, किसी भी कंपाउंड को अगर ऑक्सीजन में जलाते हैं तो उसको हम लोग जनरली बोलते हैं कंबसन प्रोसेस, राइट। द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज ऑन बर्निंग ए सब्सटेंस, अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज ऑन बर्निंग ए सब्सटेंस is called its heat of combustion, is called its heat of combustion. The amount of energy, yes, the amount of energy released on burning a substance is called its heat of combustion, is called its heat of combustion. Which is simply the standard enthalpy change, which is simply the standard enthalpy change for the reaction, which is simply the standard enthalpy change for the reaction of, for the reaction of 1 mole of substance, for the reaction of 1 mole of substance with oxygen. इसका जनरली हीट ऑफ कंबसन डिफाइन फॉर 1 मोल, राइट। एक एग्जांपल लेते हैं, किसका 1 मोल, उस सब्सटेंस का 1 मोल जिसको जला रहे हैं, राइट। और किसी हाइड्रोकार्बन का इंथाल्पी ऑफ कंबसन पूछेंगे, मतलब उस हाइड्रोकार्बन का कितना मोल को जलाना है, 1 मोल को जलाना है, राइट। मैंने तो अभी बोला कंबसन टर्म जनरली तब यूज करते हैं जब ऑक्सीजन के साथ उसमें जलाते हैं, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में। एब्सेंस में जो काम करते हैं उसको तो पायरोलिसिस बोलते हैं, नॉट कंबसन। तो डेल्टा एच कंबसन इक्वल टू 94 किलो कैलोरी। ये बढ़िया है कि हम लोग पीछे से रिवीजन कर रहे हैं और प्रॉब्लम बना रहे हैं, राइट। समझ में आ गया। तो हीट ऑफ कंबसन जनरली डिफाइन फॉर कंबसन, तो जिसको जला रहे हैं उसका 1 मोल लेना है। इसका कितना मोल बनेगा वो नहीं बोल रहा हूँ, उसका 1 मोल लेना है। किसका, जिसको जलाएंगे, राइट। फॉर एग्जाम्पल, और अगर ये सारा स्टैंडर्ड कंडीशन में है तो इंथाल्पी ऑफ कंबसन भी क्या मिलेगा, स्टैंडर्ड वैल्यू मिलेगा। एग्जाम्पल CH4O2, तो मीथेन का हीट ऑफ कंबसन निकालना है तो मीथेन का कितना मोल लेना है, 1 मोल। उसके लिए जितना रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन चाहिए उतना लीजिए, तो क्या बनेगा CO2 गैस। अब प्लस अगर स्टैंडर्ड कंडीशन मेंटेन करना चाहते हैं तो H2O लिक्विड, इज इट करेक्ट। और कितना ऑक्सीजन खर्च हुआ, 4, मतलब 2O2 लिखे। इन न्यूमेरिकल वैल्यू आपको रटने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, जस्ट कुछ डेटा लिखना है तो मैं लिख रहा हूँ। यहाँ देखिए, तो इंथाल्पी ऑफ कंबसन, तो भाई इंथाल्पी ऑफ कंबसन में एक पार्टिकुलर टर्म यही है कि जिसके लिए हम लोग कंबसन यूज कर रहे हैं, जिसको जला रहे हैं, उसका 1 मोल, करेक्ट। बाकी तो मोटा मोटी यही है ना, इंथाल्पी ऑफ कंबसन बोले या इंथाल्पी ऑफ रिएक्शन बोले, यहाँ पे डिफरेंट सेंस या सेम ही सेंस है। बस ऑक्सीजन जला रहे हैं इसलिए कंबसन टर्म यूज कर रहे हैं,
और ऑक्सीजन जला रहे हैं और कंबसन टर्म यूज कर रहे हैं और इसका 1 मोल ले रहे हैं, बस इतना ही डिफरेंस है। अदरवाइज इस रिएक्शन का इंथाल डेल्टा एच कंबसन बोले या डेल्टा एच रिएक्शन अलग रहेगा या एक ही बात रहेगा? सर एक ही बात है। और पिछले क्लास में पढ़ाए थे ना कि डेल्टा एच रिएक्शन इक्वल टू होना चाहिए सम ऑफ इंथाल्पी ऑफ प्रोडक्ट माने सम ऑफ इंथाल्पी ऑफ रिएक्टेंट, राइट? बट डेटा में क्या दिया रहता है? इंथाल्पी दिया रहता है या इंथाल्पी ऑफ फॉर्मेशन दिया रहता है? इंथाल्पी ऑफ फॉर्मेशन। तो क्या इसके बाद डायरेक्टली लिख सकते हैं सम ऑफ इंथाल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट माइनस सम ऑफ इंथाल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रिएक्टेंट? करेक्ट ना? यहां तक किसी को डाउट? देखिए कैलोरीफिक वैल्यू और फ्यूल वैल्यू, डेल्टा एच कंबसन डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट। इसका मतलब नहीं लेता कि सर और फ्यूल कोई भी लाइक डीजल है, पेट्रोल है, तो उसका कहीं कहीं पूछा जाता है कैलोरीफिक वैल्यू क्या है। जो भी हम लोग खाना बनाने में ईंधन यूज करते हैं या गाड़ी चलाने में, ऑटोमोबाइल्स में, राइट? तो उसका कभी कहीं पे फ्यूल वैल्यू है, उसी का दूसरा नाम कैलोरीफिक वैल्यू का फार्मूला क्या है? डेल्टा एच कंबसन डिवाइडेड बाई मोलर वेट। तो डेल्टा एच कंबसन तो हम लोग 1 मोल के लिए निकाले हैं। 1 मोल का मतलब कितना मास का? मोलर मास का। तो ये जो वैल्यू मिलेगा उन्हें लगता है कि पर ग्राम हो गया। दिस ए वैल्यू क्या हो गया? कैलोरी पर ग्राम, किलो कैलोरी पर ग्राम या किलो जूल पर ग्राम का मिला ना। इसका मतलब कैलोरीफिक वैल्यू डिफाइंड फॉर व्हाट? 1 ग्राम, राइट? यूनिट मास के लिए लिख लीजिए हीट ऑफ कंबसन पर ग्राम। हीट ऑफ कंबसन पर ग्राम किसका पर ग्राम? ऑक्सीजन का या उस हाइड्रोकार्बन का? उस फ्यूल का जिसको हम लोग जला रहे हैं। कैलोरीफिक वैल्यू इज हीट ऑफ कंबसन पर ग्राम ऑफ सब्सटेंस। हीट ऑफ कंबसन पर ग्राम ऑफ सब्सटेंस इज कॉल्ड कैलोरीफिक वैल्यू। हीट ऑफ कंबसन पर ग्राम ऑफ सब्सटेंस इज कॉल्ड कैलोरीफिक वैल्यू। यहां तक हो गया ना? अब एक काम कीजिए, एक्सरसाइज का 7 का क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 पहले 1 बनाइए तो कौन सबसे फास्ट आंसर देते हैं?
चलिए आंसर आ गया। एक्सरसाइज 7 का क्वेश्चन नंबर 1 क्या निकालना है? द स्टैंडर्ड मोलर हीट कंबसन, मोलर हीट फॉर्मेशन ऑफ इथेन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड लिक्विड वाटर आर दिस वन एंड दिस वन एंड दिस वन। कैलकुलेट द स्टैंडर्ड मोलर हीट कंबसन ऑफ इथेन। तो स्टैंडर्ड मोलर हीट कंबसन ऑफ इथेन मतलब इथेन का 1 मोल लेना है, ये इसमें ट्रिक है, ठीक है। कितना मोल? 1 मोल। कितना मोल CO2 बनेगा? 2 CO2 राइट। और कितना वाटर का गैस बनाए या लिक्विड बनाए? तो सर स्टैंडर्ड कंडीशन का दिया होता है लिक्विड राइट। तो डायरेक्ट डेल्टा एच कंबसन इक्वल टू कितना, क्या लिख सकते हैं? 2 इंटू डेल्टा एच फॉर्मेशन ऑफ CO2, क्योंकि फॉर्मेशन बोलते हैं तो उसका 1 मोल का वैल्यू दिया रहता है राइट। प्लस लिख सकते हैं 3 इंटू डेल्टा एच फॉर्मेशन ऑफ वाटर, ये तो हो गया प्रोडक्ट साइड का। और माइनस रिएक्टेंट साइड का क्या लिखेंगे? डेल्टा एच फॉर्मेशन ऑफ इथेन राइट। अब प्लस यहाँ देखिए कितना ऑक्सीजन, 4 और 3 7 मतलब 7/2। बट इस एलिमेंट का स्टैंडर्ड कंडीशन 0 होता है, करेक्ट। ये वैल्यू डेटा दिया हुआ है ना, पुट कर दीजिए आंसर आ जाएगा। आंसर आ गया। बाकी लोग का आंसर नहीं आया है? तो आंसर आ गया है, तो इसी का अगर फ्यूल वैल्यू पूछा जाएगा तो निकाल लेंगे। तो फ्यूल वैल्यू के लिए क्या रहेगा? जो ये वैल्यू है उसमें उसको कितना से डिवाइड कर दीजिएगा? कितना? 30 ना। तो क्या मिल जाएगा? किलो कैलोरी पर ग्राम, किलो कैलोरी पर ग्राम। क्वेश्चन नंबर 2 बनाए फास्ट। हाँ क्या वीडियो आ रहा है ना सबका? हाँ लिख करके ज्वाइन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर सबका आ गया एवरीवन, या बना रहे हैं? निकालना क्या है? डेल्टा एच फॉर्मेशन ऑफ C6H12O6 फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा राइट। तो इसका दिया हुआ है कंबसन, तो पहले तो इक्वेशन लिख लेते हैं राइट। कितना CO2? 6 CO2। कितना वाटर रहेगा? 12 रहेगा या 6? कितना, अच्छा यही रहेगा ना, और तो कुछ रहेगा नहीं। ऑक्सीजन कितना रिक्वायरमेंट है? 12 और 6 18, जिसमें 6 तो इसी में है, तो 6 नहीं 6 ही ना, 6। तो डेल्टा एच कंबसन एट अ स्टैंडर्ड कंडीशन इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? 6 इंटू डेल्टा एच फॉर्मेशन
ऑफ CO2 और प्लस 6 इंटू डेल्टा एच फॉर्मेशन ऑफ वाटर, देखिए कहीं पे मिस ना हो, देखते रहिएगा आप लोग, इंटू डेल्टा एच फॉर्मेशन ऑफ C6H12O6। इज इट करेक्ट? भाई आपको ए वैल्यू दिया हुआ है, ए वैल्यू दिया हुआ है, और देखिए ऑक्सीजन का नहीं लिखता हूँ क्योंकि एलिमेंट का स्टैंडर्ड कंडीशन में 0 लेता हूँ। ए दिया हुआ है, ए दिया हुआ है, ए दिया हुआ है, तो क्या इसका नहीं निकल जाएगा? इसी का निकालना था। सॉल्व कर लीजिए, सॉल्व करके आंसर तक मिलाइए। आंसर है 1260 किलो, -1260 किलो जूल पर मोल। इज इट करेक्ट? आंसर आ गया? बाकी लोग का भी आंसर आ गया? प्लीज़ रिप्लाई किया कीजिए, तभी तो आगे बोलेंगे करना क्या है। क्वेश्चन नंबर 3 बनाइए, अगर आ गया तो, और नहीं आया तो मैं सॉल्व करूँगा। हाँ, मोटा मोटी उतना ही है। तो क्वेश्चन नंबर 3 बनाएंगे सब लोग। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है? एट 300 केल्विन द स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ दिस एंड दिस आर दिस, कैलकुलेट द हीट ऑफ कंबशन ऑफ बेंजोइक एसिड। देखिए तो मैंने सही लिखा।
ऑक्सीजन कितना रहेगा? 15/2। इधर था 14 और 3 17, जिसमें 2 तो इसी में था, तो 15 चाहिए, यस सर। 15/2। डेल्टा एच कंबसन अगर निकालते हैं तो डेल्टा एच कंबसन का मतलब हीट ऑफ कंबसन एट कांस्टेंट प्रेशर, राइट? यस सर। डेल्टा एच का वैल्यू हीट के बराबर, तभी तो जब कांस्टेंट प्रेशर का, तो क्या इतना लिख सकते हैं 7 इंटू हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CO2 अब प्लस 3 इंटू हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ वाटर अब माइनस कितना हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बेंजोइक एसिड। यस सर। इसको वैल्यू पुट करके देखिए तो कॉन्स्ट, तो वो जो मिलेगा वही तो कांस्टेंट प्रेशर का रहेगा, राइट? क्या आंसर आता है? -3201। इतना देर क्यों लगता है डेटा पुट करने में? व्हाट द प्रॉब्लम है? 10 मिनट का प्रॉब्लम है क्या? सर एक आंसर आ गया था इसमें -320 दिया है, वही सोच रहा था। हाँ, यस। नहीं, कांस्टेंट वॉल्यूम का जैसा कंडीशन नहीं रहता है। ओपन है आपका लेबोरेटरी, प्रेशर कांस्टेंट बोल सकते हैं। ये कुछ चाय बनाने आने वाला बर्तन जैसा है, राइट? उसमें खिड़की विंडो बहुत सारा चीज़ ओपन रहता है, उसमें प्रेशर कांस्टेंट बोल सकते हैं। ठीक है, उस कंटेनर का वॉल्यूम वहाँ पे जहाँ पे वहाँ तक उस कंटेनर का वॉल्यूम कांस्टेंट है, बट वहाँ पे एग्जैक्टली यहाँ पे कहने का सेंस है कि जब रिजिड बॉडी हर तरफ से टाइटली पैक्ड हो। एनीवे, तो ये तो निकल गया, बट ये वैल्यू क्या है? हीट ऑफ कंबसन एट कांस्टेंट प्रेशर, करेक्ट? यस सर। बट फिर से बोला गया कांस्टेंट वॉल्यूम पे, तो कांस्टेंट वॉल्यूम का मतलब मुझे डेल्टा ई चाहिए, राइट? यस सर। तब यहाँ पे आपके लिए कौन हेल्प करेगा? डेल्टा एच इक्वल टू डेल्टा ई इक्वल टू एक फार्मूला था ना, डेल्टा एच इक्वल टू डेल्टा ई प्लस डेल्टा NGRT, यही तो फार्मूला था ना? यस सर। और यहाँ पे डेल्टा एच पता हो गया, डेल्टा एच तो निकल गया, यस सर। और डेल्टा NG कितना? डेल्टा NG तो सर 7, इसको नहीं लेंगे, लिक्विड फॉर्म में है। 7 माइनस इसको भी नहीं लेंगे, 7 माइनस 7.5 ना, -0.5, इज करेक्ट? तो डेल्टा एच इक्वल टू डेल्टा ई -0.5, और वैल्यू किस में? डेल्टा एच जूल में है या कैलोरी में? जूल। तो यहाँ पे आर का वैल्यू जूल में पुट करेंगे 8.314, और टेम्परेचर कितना था? 300, और ये वैल्यू तो किलो जूल में है। यस सर। तो इसको 1000 से डिवाइड करते हैं एक साथ। 1000 से क्यों डिवाइड कर रहे हैं पता चल गया? तो क्या यहाँ से डेल्टा ही निकल जाएगा? देखिए तो आंसर आता है, थोड़ा फास्ट कैलकुलेशन करके देखिए। क्वेश्चन नंबर 4, calculate the fuel efficiency in kilojoule per gram of C4H10, the heat of formation of this and this and this and this one। कुछ नहीं करना है, इसका हीट ऑफ कंबसन निकाल लीजिए गिवन डेटा से, और उसके बाद इसके मोलर मास से डिवाइड कर दीजिए, राइट?
3 का आंसर कितना आया है? हाँ सेकेंड कितना आया है आपका आंसर? -1.2। आंसर तो है -3199.75। बट आपका अलग कैसे आ गया? डेल्टा एच कितना आया है? डेल्टा एच का वैल्यू है क्वेश्चन नंबर 3 का डेल्टा एच का वैल्यू था -3201 किलो जूल ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 का जल्दी से आंसर तक पहुंचिए आप लोग। C4H10 का हीट ऑफ कंबसन निकल जाएगा विद द हेल्प ऑफ गिवन डेटा। तो हीट ऑफ कंबसन का वैल्यू डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ C4H10। हो गया ना? आ गया आंसर? 49 पॉइंट आंसर में क्या है? एक ही बात है मोटा मोटी से। लिखिए हीट ऑफ आयोनाइजेशन। चलिए स्टूडेंट जिनसे कैलकुलेट नहीं हुआ है वो बाद में कैलकुलेट कर लीजिएगा। अब हेडिंग बनाइए हीट ऑफ आयोनाइजेशन। इट इज द अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब्ड। इट इज द अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब्ड when one mole of compound completely dissociate into ions। when one mole of compound completely dissociate into ions। क्या लिखे? हीट ऑफ इट इज द अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब्ड when one mole of given compound completely dissociate into what? Ions। अब it is very important to note that, इसको लिखिएगा बाद में, पहले समझिए। NaOH वीक इलेक्ट्रोलाइट या वेरी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट किसे बोलते हैं? जो वाटर में डालने के बाद आयंस में डिसोसिएट हो, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइट, राइट? तो वेरी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट को अगर रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ वाटर में डालें, सफिशिएंट अमाउंट ऑफ वाटर जितना चाहिए, राइट? कभी कभी वेरी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होते हुए 100% आयन में डिसोसिएट नहीं कर हो सकता है। फॉर एग्जांपल आप नमक ले लिए 10 kg, सॉल्ट NaCl खाने वाला 10 kg, और उसमें 2 ड्रॉप पानी डाल रहे हैं, टूटेगा क्या? इसका मतलब वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, लेकिन उसको रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ वाटर अगर डालते हैं, रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ वाटर में अगर डालते हैं, जितना सफिशिएंट आयन को डिसोसिएशन चाहिए, तो 100% डिसोसिएशन होगा, राइट? तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट डैट कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट लाइक NaOH को सफिशिएंट अमाउंट ऑफ वाटर में अगर डालते हैं तो क्या ये अनडिसोसिएटेड फॉर्म में रहेगा या 100% डिसोसिएट खुद से हो जाएगा? हाँ, खुद से हो जाएगा। उसके लिए बाहर से आपको हीट देने का रिक्वायरमेंट, यही तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का क्वालिटी है, राइट? इसका मतलब ये हुआ कि सर यहाँ से आप ये बोलना चाह रहे हैं या बताना चाह रहे हैं कि देयर इज नो हीट रिक्वायर्ड फॉर डिसोसिएशन ऑफ अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, राइट?
इसका मतलब NaOH को अगर वाटर में डालते हैं सफिशिएंट अमाउंट ऑफ वाटर में, और तब Na प्लस एक्वस और प्लस OH माइनस एक्वस जो बनेगा, उसमें अगर आपसे पूछेंगे हीट ऑफ आयोनाइजेशन, मतलब इसको आयन में ब्रेक करने में कितना खर्च हुआ, तो क्या बोलिएगा? 0। करेक्ट। इन सिमिलर फैशन HCl इज ऑल्सो वेरी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। इसको भी अगर वाटर में सफिशिएंट अमाउंट ऑफ वाटर में डालेंगे, तो सिर्फ मैं आयोनाइजेशन का बात कर रहा हूँ, हीट ऑफ आयोनाइजेशन का, तो H प्लस एक्वस और Cl माइनस एक्वस के लिए डेल्टा H आयनाइजेशन तो सर नहीं देना पड़ेगा, ये खुद से आयनाइज हो जाएगा, इसके लिए बाहर से हीट देने का रिक्वायरमेंट नहीं है। करेक्ट, क्योंकि ये इसके नेचर में था, बिकॉज इट इज अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। करेक्ट। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दैट, मतलब यहाँ पे नोटेड पॉइंट क्या रहा कि हीट ऑफ आयनाइजेशन फॉर अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट शुड बी टेकन एज 0। करेक्ट, लिख लीजिए नोट करके, हीट ऑफ आयनाइजेशन फॉर अ स्ट्रॉन्ग, एक कहीं पर न्यूमेरिकल वैल्यू मिला, नेक्स्ट एक्सरसाइज में आपको हेल्प करेगा। हीट ऑफ आयनाइजेशन फॉर अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट शुड बी टेकन एज 0। ठीक है ना स्टूडेंट? यहाँ तक क्लियर? अब फिर से हीट ऑफ आयोनाइजेशन का डिफिनेशन पढ़िए, क्या लिखवाया है? ओके, इसका मतलब जो 100% कम्प्लीटली नहीं डिसोसिएट हो रहा होगा। करेक्ट। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे देखते हैं, एसिटिक एसिड अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट या वीक इलेक्ट्रोलाइट? तो भाई वीक इलेक्ट्रोलाइट जो भी रहता है वो इक्विलिब्रियम मेंटेन करता है, उसी को तो हम लोग पढ़ते हैं आयनिक इक्विलिब्रियम में, और नहीं पढ़ते हैं तो पढ़ेंगे। एक बार तो स्कूल के एग्जाम के लिए पढ़ाए थे थोड़ा सा, राइट? देखिए स्टूडेंट, और इसमें डिग्री ऑफ आयनाइजेशन का टर्म भी यूज किए थे। मान लेते हैं कि खुद से जब वाटर में डिजोल्व किए तो इसका 20% आयनाइजेशन हुआ। कितना परसेंट? 20% ही खुद से टूटा है, अब मुझे चाहिए 100%। इसका मतलब यहाँ से यहाँ जाना, आयन को स्प्लिट कर रहे हैं, आयन को तोड़ रहे हैं, राइट? तो खुद से टूटेगा या एनर्जी देना पड़ेगा? जो नहीं टूटा उसको लिए तो एनर्जी खर्च करना पड़ेगा। तो हमको 20% चाहिए था या मुझे 100% चाहिए था? 100%। करेक्ट। इसका मतलब इक्विलिब्रियम नहीं चाहिए था, 100% इसको डिसोसिएट करना था। तो कंप्लीटली डिसोसिएट, तो सर वीक इलेक्ट्रोलाइट खुद से कंप्लीटली डिसोसिएट होगा क्या? नहीं होगा, करना पड़ेगा, राइट? तो इस करने के लिए क्या करना पड़ेगा? बाहर से थोड़ा सा ही एनर्जी देना पड़ेगा। उस एनर्जी का नाम क्या है? हीट ऑफ आयोनाइजेशन। बट इट इज डिफाइंड फॉर 1 मोल। इट इज डिफाइंड फॉर, तो हाँ, देखिए तो अभी कभी वहाँ पे रहता ना तो थोड़ा लाइट मारते रहता है, यहाँ पे फोकस एडजस्ट करता है, बट अभी तो ठीक है नहीं? ठीक है। तो देखिए आप लोग ये मैं सामने देखते भी रहता हूँ, डेस्कटॉप लगा के रखा हूँ यहाँ पे ताकि मुझे पता चलते रहे। तो डेल्टा एच आयनाइजेशन, इसका मतलब पहला चीज़ तो यहाँ से आपने क्या सीखा है? डेल्टा एच आयनाइजेशन डिफाइंड फॉर अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट या वीक इलेक्ट्रोलाइट? वीक इलेक्ट्रोलाइट। तो भाई इसमें ये खर्च किए वो कितना परसेंट के लिए खर्च किए? नहीं, 20% तो खुद के होके था, खुद से था। 80% के लिए खर्च करना पड़ा, राइट? ये भी तो एक ऑब्जेक्टिव बन गया। अगर मैंने बोल दिया कि यहाँ पे डिग्री ऑफ आयनाइजेशन इसका 0.2 है, डिग्री ऑफ आयनाइजेशन मतलब 20% खुद से हो चुका है, तो बाकी जो एनर्जी खर्च की है, तो दिस एनर्जी, अमाउंट ऑफ एनर्जी जो खर्च हुआ
दैट इज फॉर रेस्ट ऑफ 80%, जो कि नहीं खुद से हो रहा था, करेक्ट। यस सर। समझ में आ गया। तो अगर ऐसा ऑब्जेक्टिव रहेगा तो पकड़ में आ जाएगा। ऐसा नहीं कि 100% बोल दीजिए भाई, खुद का भी तो कुछ क्रिएटिविटी रहेगा। यस सर। खुद भी तो थोड़ा 10th क्लास में पढ़ के आए थे मेरे पास, बाकी ही तो मैं हेल्प कर रहा हूँ। अब ABCD थोड़े सिखाना स्टार्ट किए थे, आपके पास अच्छा खासा नॉलेज था, मैं थोड़ा सा बस गाइड कर रहा हूँ एक्स्ट्रा में। ये समझ में आ गया। यस सर। चलिए तो पहले नोट करके लिखिए, हीट ऑफ आयोनाइजेशन डिफाइंड फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट। ये तो समझ में आ जाएगा ना। यस सर। वीक इलेक्ट्रोलाइट में हेल्प कर दूंगा। फॉर एग्जांपल यहाँ देखिए, ये भी क्या है, वीक इलेक्ट्रोलाइट। HCN भी वीक इलेक्ट्रोलाइट है, NH4OH भी। ये सब जो हम लोग को मिलेगा, इसका मतलब कहने का सेंस ये है सर कि आप बोलना चाह रहे हैं वीक एसिड नहीं, एंड वीक एसिड एंड वीक वेसेस, राइट। और भी इसमें सॉल्ट भी रहेगा, बट यहाँ पे हम लोग अभी एसिड बेसिक कॉल कर लेते हैं। आर द एग्जाम्पल ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट, आर द एग्जाम्पल ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट। अब देखिए हीट ऑफ न्यूट्रलाइजर्स। हाँ, अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH, हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। तो वीक एसिड और बेस पता नहीं चलता। वीक एसिड और बेस, जनरली ऑर्गेनिक एसिड एंड ऑर्गेनिक बेसिस आर वीक इलेक्ट्रोलाइट। पहला बात तो ये हो गया जनरली। यस सर। उसके बाद HCN NH4OH ये सब वीक रहेगा। अब इनऑर्गेनिक एसिड्स जनरली HCl H2SO4 HNO3 ऑल दी आर द एग्जाम्पल ऑफ अ स्ट्रॉन्ग। या जो भी रहेगा इनऑर्गेनिक एसिड में, ऑर्गेनिक नहीं। और उसके बाद इनऑर्गेनिक बेसिस लाइक NaOH KOH, तो अल्कली मेटल का रहेगा, वो मोटामोटी क्या रहेगा, स्ट्रॉन्ग ही रहेगा। अल्कलाइन अर्थ मेटल का भी मोटामोटी स्ट्रॉन्ग ही रहता है। उसके बाद हेवी मेटल का हाइड्रोक्साइड जनरली वीक रहता है। अब बाकी तो पता चलेगा क्वेश्चन बनाते बनाते, ठीक है। मोस्टली मैं अब उसमें है कि सर ये डिपेंड करता है कि कौन वाटर में सॉल्युबल है कौन नहीं है, राइट। जैसे AgCl इट स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, डिसोसिएट ही नहीं करता है, राइट। तो सिल्वर का मोस्ट ऑफ द सॉल्ट क्या रहता है, इनसॉल्युबल इन वाटर रहता है, कुछ ही सॉल्ट उसका सॉल्युबल है। तो इसका स्ट्रॉन्ग और वीक इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन सॉल्युबिलिटी। तो आपको क्वेश्चन बनाते बनाते ही आइडिया लगेगा। और लास्ट में इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री जब पढ़ाते हैं तो उसको सॉल्युबिलिटी का भी बात कर लेंगे और डिसोसिएशन का भी बात कर लेंगे। नेक्स्ट, हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। न्यूट्रलाइजेशन टर्म किसके लिए डिफाइंड है, ये एसिड बेस के रिएक्शन के लिए है। यस सर। तो लिखिए एक लाइन, इट इज द अमाउंट ऑफ हीट लिबरेटेड, it is the amount of heat liberated when 1 gram equivalent of acid is completely neutralized by 1 gram equivalent का मतलब नंबर ऑफ इक्विवेलेंट 1, राइट। यस सर।
1 ग्राम इक्विवेलेंट बोले या नंबर ऑफ इक्विवेलेंट बोले, अलग वो सेंस या सेम सेंस? सेम सेंस है। व्हेन 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ एसिड कंप्लीटली न्यूट्रलाइज्ड बाय 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ बेस in aqueous solution, in aqueous solution, वन ग्राम इक्विवेलेंट बोल रहा हूँ। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दैट, नॉट 1 मोल बोला। कितना बोला? 1 ग्राम इक्विवेलेंट, राइट? यहाँ देखिए, ठीक है ना? HCl प्लस NaOH कन्वर्ट इनटू व्हाट? NaCl प्लस H2O। मैं एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ, बाद में प्रूफ कर देंगे कि जितना भी स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस है, और स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का रिएक्शन इंडोथर्मिक होगा या हाईली एक्सोथर्मिक रहेगा? हाईली एक्सोथर्मिक, राइट? लेकिन ये बहुत इंटरेस्टिंग है कि सारे स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस, ऑल स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस का हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन का वैल्यू सेम ही रहता है। क्या रहता है? सेम रहेगा। उसको मैं प्रूफ कर रहा हूँ। वजह यहाँ देखिए, HCl क्या है? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, राइट? इस रिएक्शन को वाटर में करा रहे हैं, इसका मतलब यहाँ पे सॉल्वेंट एज वाटर है मेरे पास, एग्री ना? तो HCl सिर्फ व्हाइट बोर्ड पे लिखने के लिए HCl लिखे हैं, वाटर में जाने के बाद HCl के फॉर्म में रहेगा या H प्लस और Cl माइनस? ये तो ब्रेक कर जाएगा ना स्टूडेंट, H प्लस और Cl माइनस। NH क्या लगता है कि NH के फॉर्म में रहेगा वाटर में डालने के बाद? Na प्लस एंड OH माइनस। और NaCl इज ऑल्सो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। जनरली स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का जो सॉल्ट बनता है वो भी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होता है जनरली, राइट? तो NaCl के फॉर्म में रहेगा या Na प्लस एक्वस और Cl माइनस एक्वस? और वाटर के बारे में तो पता ही है, KW पढ़ाए थे थोड़ा सा स्कूल के एग्जाम के लिए। वाटर इज वेरी वीक इलेक्ट्रोलाइट, राइट? इतना वीक है कि उसका डिसोसिएशन को इग्नोर कर देते हैं, करेक्ट? बताया था ना, C माइनस CH ऑलमोस्ट C माइनस CL5 इक्वल टू ऑलमोस्ट C होता है फॉर वेरी वीक इलेक्ट्रोलाइट, जहाँ पे K का वैल्यू लेस देन इक्वल टू 1 इंटू 10 टू द माइनस 5 था, राइट? कुछ याद आ रहा है? लॉन्ग एगो जो पढ़े थे। चलिए, क्या इसको ऐसे कैंसिल कर सकते हैं? और इसको ऐसे कैंसिल कर सकते हैं? ओवरऑल क्या बचा सर? ओवरऑल तो यही बचा है, H प्लस एक्वस प्लस OH माइनस एक्वस कन्वर्टेड इनटू व्हाट? H2O लिक्विड। अब समझे मैंने क्यों ये बात बोल रहा था? फॉर ऑल स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस ऐसे ऐसे कैंसिल हो जाएगा और लास्ट में यही नजर आएगा, H प्लस प्लस OH माइनस कन्वर्टेड इनटू व्हाट? H2O। तो जब जितना भी स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का रिएक्शन है उसका नेट रिएक्शन ये आने वाला है। तो जब नेट रिएक्शन यही रहेगा, इसका मतलब है कि इसका हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन सेम रहेगा, राइट? हीट ऑफ नहीं, अलग इसलिए नहीं होने देंगे क्योंकि हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन के लिए 1 इक्विवेलेंट लेंगे तो 2 भी रहेगा और यहाँ पे कोफिशिएंट 2, यहाँ पे कोफिशिएंट 2, तो बाद में हम लोग उसको जो निकलेगा उसको 2 से डिवाइड करके हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन का वैल्यू बोलेंगे। बिकॉज क्या बताए हैं, इट इज डिफाइंड फॉर मोल या ग्राम इक्विवेलेंट। फॉर एग्जाम्पल सर H2SO4 रहेगा तो क्या कीजिएगा, यही दिमाग में है ना? H2SO4 है और 2NaOH है, राइट? कन्वर्टेड इनटू व्हाट? Na2SO4 प्लस वाटर। तो लास्ट में देखिएगा सर ये तो 2H प्लस आ गया और 2H माइनस कन्वर्टेड इनटू 2 वाटर, राइट? मैं बोलूँगा इस रिएक्शन में कितना H प्लस दे रहा है? 2। इसका N फैक्टर कितना? 2। इसका एक मोल में कितना इक्विवेलेंट? 2 इक्विवेलेंट। तो जो वैल्यू मिला वो 2 इक्विवेलेंट का, मुझे चाहिए कितना था? 1 इक्विवेलेंट का, ठीक है ना?
तो डिफरेंट रहेगा या सेम रहेगा? सेम रहेगा। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू के लिए मैंने ये बात बोला। अब तो समझ में आ गया। अगर मोल के लिए बोलते तो ऑब्वियसली फर्क पड़ता, इसलिए मोल को हटा के मैंने क्या बोला? ग्राम इक्विवेलेंट। करेक्ट? यस सर। और इसका डेल्टा एच का वैल्यू एकदम फिक्स्ड वैल्यू है। इसको मेरे तरफ से आज तक मैंने किसी न्यूमेरिकल वैल्यू को नहीं बोला था कि रट जाइए, इसका बोल रहा हूँ, आज के बाद रट्टा मार लेना है, ठीक है? -13.7 किलो कैलोरी पर क्या लिखें? इस रिएक्शन को देखेंगे तो पर मोल नजर आ रहा है, बट एक्चुअली पर इक्विवेलेंट लिखना ज़्यादा बेटर रहेगा, राइट? और नहीं तो अगर इसके पॉइंट ऑफ व्यू से, इस नेट रिएक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से, अगर इन सबको भूलना चाहते हैं सिर्फ इसके पॉइंट ऑफ व्यू से, तब इसका 1 मोल, इसका 1 मोल बोल सकते हैं, क्योंकि इसका भी कोफिशिएंट 1, इसका भी कोफिशिएंट H प्लस के पॉइंट ऑफ व्यू से बोलना चाहते हैं तो पर मोल लिख सकते हैं। एसिड के पॉइंट ऑफ व्यू से पर इक्विवेलेंट बोलिएगा, H प्लस के पॉइंट ऑफ व्यू से पर मोल बोल सकते हैं। करेक्ट? एकदम फिक्स है। किसके लिए फिक्स है? स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस, सबके लिए नहीं। किसके लिए मैं लिखवाऊंगा। और किलो कैलोरी को आप जूल में कन्वर्ट कर सकते हैं। 1 कैलोरी में होता है 4.2 जूल, राइट? इसको 4.2 से मल्टीप्लाई करके बताइए कितना आता है, एग्जैक्ट बताइएगा। $47.44। 47 पॉइंट 1 कैलोरी इक्वल टू कितना होता है? 4.2 ही होता है क्या? तो किलो तो रहेगा, बट इससे 13.7 को मोटा मोटी 57.4। 4.4 13.7 में 4.2 से मल्टीप्लाई करने के बाद ओके 57.2 यहाँ पे लिखा हुआ है, शायद गलत लिखा हुआ है फिर। नहीं तो अप्रोक्सीमेटली कुछ और वैल्यू होता होगा। एनीवे एक मिनट, एक काम कीजिए, इसमें अभी के लिए फॉर कैलकुलेशन पॉइंट हुई 57 -57.2 ही लिखिए। ये जो मैं पर मोल लिख रहा हूँ वो पर मोल एसिड के पॉइंट ऑफ व्यू से या H प्लस का कोफिशिएंट के पॉइंट ऑफ व्यू से? अब एक मिनट रुकिए, नोट करके लिखिए। तो हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन per equivalent of all a strong acid and a strong base are constant. Heat of neutralization per equivalent of all a strong acid and a strong base are constant. फॉर ऑल स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस आर कांस्टेंट। क्यों? क्योंकि सर नेट में तो यही आने वाला है, नेट में इस वैल्यू को रट भी जाना है, ठीक है? अब यहाँ तक हो गया। अब इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दैट, यहाँ देखिए कैसे ऑब्जेक्टिव आएगा। अगर हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन, सब लोग समझिएगा, शुभांकर अगर हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन -12 किलो कैलोरी दिया हुआ है, देन व्हाट इज द कंक्लूजन? माइनस साइन तो इंडिकेट कर रहा है कि रिलीज कर रहा है, तो इसका वैल्यू अगर -12 है,
मतलब रिलीज हुआ 12 किलो कैलोरी, इट मीन्स व्हाट, इसका क्या मतलब हो सकता है? नहीं, डिसोसिएट तो पूरा होना पड़ेगा क्योंकि रिएक्शन तो हो रहा है, राइट? और एसिड बेस रिएक्शन फास्ट होता है तो 100% होगा। तो इस वेरी गुड, इसका मतलब ये हुआ कि सर वन ऑफ द पार्टनर और बोथ, दोनों में से कोई एक और नहीं तो दोनों वीक है, राइट? अगर दोनों स्ट्रांग रहेगा पक्का इतना होना पड़ता, -13.7 किलो कैलोरी, करेक्ट? अगर -13, इसका मतलब 13.7 किलो कैलोरी से कम रिलीज होता है, देन व्हाट इज द कंक्लूजन? वन ऑफ द पार्टनर क्या है? वन ऑफ द पार्टनर मतलब एसिड नहीं तो बेस और नहीं तो दोनों वीक है। एग्री? मैं लिखवा दूंगा, समझ गए? ये इंपॉर्टेंट है मेरे लिए, समझे आप लोग? बाकी लोग मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, इससे कम अगर रिलीज होगा इसका मतलब है कि वन ऑफ द पार्टनर क्या है? वीक है, या तो दोनों वीक है। तो अगर इतना रिलीज हुआ तब नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मच अमाउंट ऑफ एनर्जी यूज्ड फॉर आयोनाइजेशन? बाकी कम, जितना अमाउंट से कम हुआ, होना चाहिए था इतना, बट हुआ इतना, क्योंकि बीक एसिड और बीक बेस में भी नेट रिएक्शन यही रहेगा। बीक एसिड बीक बेस में भी नेट रिएक्शन लास्ट में यही आने वाला है, राइट? तो इतना हुआ, होना चाहिए इतना, तो कितना कम रिलीज हुआ सर? 1.7 किलो कैलोरी कम हुआ, राइट? ये कहाँ चला गया सर? जो बिक रहा होगा उसको आयनाइज करने में खर्च हो गया, एग्री? जो बिक रहा होगा उसको कहा क्या होने में? आयनाइज करने में खर्च हो गया। अब ये सही एग्जाम्पल है, राइट? तो इस ऐसा ऑब्जेक्टिव पक्का मिलेगा क्वेश्चन बैंक में। तो समझ में आ गया कि अगर कम रहेगा तो कहाँ, क्या, किस में खर्च हो जाएगा? किस में खर्च हो जाएगा? जो बीक वाला रहेगा इलेक्ट्रोलाइट, उसको आयनाइज करने में खर्च होगा। तो एक्चुअली मैं आप लोग को हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन के लिए एक फार्मूला देना चाहता हूं जो बहुत बढ़िया से सेट कर जाए। यस, हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन इक्वल टू, यहाँ देखिएगा, हीट ऑफ आयनाइजेशन, ध्यान से सुनिएगा स्टूडेंट, हीट ऑफ आयनाइजेशन माइनस 13.7 किलो कैलोरी, करेक्ट? यहाँ देखिए, और हीट ऑफ आयनाइजेशन किसका? तो हीट ऑफ आयनाइजेशन बीक एसिड का इस आयनाइजेशन में किस में जाएगा? आयनाइजेशन तो दो ही का करेगा ना, या तो एसिड का नहीं तो बेस का, राइट? इसको तोड़ रहा हूं, आयोनाइजेशन ऑफ एसिड प्लस आयोनाइजेशन ऑफ बेस -13.7 किलो कैलोरी। अगर वैल्यू जूल में रहेगा तो -13.7 लिखेंगे या -57.2 लिखेंगे? ये तो समझ में आ जाएगा ना आप लोग को। अब देखिए, ये फार्मूला रेडीमेड आपके लिए बनाया हूँ। इस फार्मूला से फ़ायदा क्या रहेगा कि सर अगर मेरा एसिड और बेस स्ट्रॉन्ग रहेगा तो कोई बात नहीं है, एसिड और बेस स्ट्रॉन्ग रहेगा तो ये तो मैंने पहले लिखवा दिया कि वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए हीट ऑफ आयनाइजेशन 0 होता है। तो अगर दोनों एसिड और बेस स्ट्रॉन्ग रहेगा तो ये वैल्यू 0, ये वैल्यू 0, तो पूरा ब्रैकेट क्या रहेगा? 0। तो इतना होना चाहिए, जो कि पहले ही हम लोग फिक्स कर चुके हैं, फॉर ऑल स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, राइट? करेक्ट।
और अगर उसमें से कोई वीक रहेगा तो वीक रहेगा, और हीट ऑफ आयनाइजेशन ऑलवेज इंडोथर्मिक रहेगा, देना पड़ता है एनर्जी, राइट। तब इसका मतलब ये फार्मूला सिर्फ स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस के लिए वैलिड रहेगा, स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस के लिए वैलिड रहेगा, या बोथ आर वीक, या सबके लिए वैलिड हो गया। दिस वन इज मोर जनरलाइज फॉर फाइंडिंग आउट द हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन, करेक्ट। उसमें ऐसा भी क्वेश्चन रहेगा, ए वैल्यू दिया रहेगा, ए वैल्यू तो पक्का पता ही है, और उसमें से ए वैल्यू निकालना रहेगा हीट ऑफ आयनाइजेशन। तो क्या निकाल पाएंगे? yes sir. इसको शॉर्ट नोट्स में रख लीजिएगा। और मेरी तरफ से एक और इन्फॉर्मेशन नोट करके लिखिए। इंथाल्पी ऑफ फॉर्मेशन, इंथाल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ H प्लस एट अ स्टैंडर्ड कंडीशन, किसका? दिस इज ओनली फॉर H प्लस, नॉट फॉर अदर, दिस इज ओनली फॉर H प्लस। जीरो लिया जाता है, कन्वेंशन है। OH माइनस का नहीं, सिर्फ H प्लस का डिफाइंड है, करेक्ट। yes sir. तो स्टैंडर्ड कंडीशन पे इंथाल्पी, स्टैंडर्ड कंडीशन पे इंथाल्पी एलिमेंट का जीरो लेते हैं, बट स्टैंडर्ड कंडीशन पे H प्लस का भी इंथाल्पी जीरो लेना है। इंथाल्पी आए उसका इंथाल्पी ऑफ फॉर्मेशन व्हाट एवर, ठीक है। चलिए, इतना पढ़ाने के बाद एक्सरसाइज 8 का क्वेश्चन नंबर 1 बनाएं। डू इट फास्ट। चलिए स्टूडेंट, जो इससे पहले जो अटेंडेंस लगाए हैं उसको मैं माइनस कर रहा हूँ, उसको सेव नहीं करूँगा। 1 मिनट आप लोग रुकिएगा, ठीक है। नाउ टाइम इज 7:51, एग्री। आफ्टर 7:51 मेरे पास जो भी चैट आएगा उसका अटेंडेंस मैं काउंट करूँगा। सब लोग एक बार प्लीज़ कोऑपरेट कीजिए, तो सब लोग अपना नाम लिखिए। एवरीवन प्लीज राइट डाउन वंस अगेन। ठीक है, याद रखिएगा आफ्टर 7:50 मैं अटेंडेंस को काउंट में लूँगा, बाकी लोग का अटेंडेंस को ऑप्शन लगाऊंगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 अब सॉल्व करते हैं। नहीं, बहुत लोग का कैरियर बनाना चाह रहा हूँ वेदांत, क्या कीजिएगा। वो लोग को थर्मोकेमिस्ट्री दोनों जगह आता है ना, थर्मोकेमिस्ट्री थर्मोडायनेमिक्स। वो लोग देखिए, पढ़ाई इतना आसान है, बहुत मन लगाना पड़ता है, नहीं ये तपस्या जैसा है। और उनको अभी नहीं पता है ना, उनको अभी के टाइम पे टीनेजर में लगता है सब कुछ बढ़िया लगता है, ड्रीम में रहते हैं, ड्रीमिंग करते रहते हैं। बट हम लोग तैयारी किए थे तो भाई एक रूम में एक कॉर्नर पकड़ के रहते। इतना सेक्रीफाई, इतना हार्डवर्क किया, तब जाकर कहीं अच्छी इतना बढ़िया इंस्टीट्यूशन मिला, इंडिया के टॉप जगह से पढ़ा। बट वो तक चीज़ें आसान नहीं था। रूम में इतना पानी लगा हुआ है, फिर भी बेड पे बैठ के पढ़ रहे हैं। आज के डेट में तो रूम में अगर पानी इन कर जाएगा तो बच्चा से नहीं पानी इन करके कैसे पढ़ूंगा, उतना वहाँ टाइम ही नहीं था। हर दिन बीत रहा था, पहुँचना है अच्छा जगह पे, तो ये लाइफ आसान है नहीं, बच्चे समझते नहीं हैं। भाई ये मर्सी नहीं किया जाएगा नेक्स्ट ईयर कि कोरोना था तो चलो थोड़ा इजी क्वेश्चन देते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बोर्ड उनका टारगेट है पास करवाना, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में तो आपको फिल्टर कर देंगे, राइट। लगता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में चलो सबको पास कर देते हैं,
उतना सीट है। कॉम्पिटिटिव, आज इंडिया के कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में भाई सिलेक्शन कहाँ होता है, रिजेक्शन होता है। कम से कम तो 50% बच्चे हार्ड वर्क करके उस टाइप का रहते हैं कि जिनको पढ़ना चाहिए था, बट पॉपुलेशन इतना है, सीट उतना कम है कि आपको रिजेक्शन होना पड़ता है। तो उसके लिए एकदम फास्ट होना पड़ेगा, जानना भी और फास्ट भी होना। अब उसमें हम लोग जैसे टीचर भी अगर एकदम इजी गोइंग करते रहे, चलो नहीं जी क्लास में नहीं करोगे काम चल जाएगा, तब नहीं हो पाएगा। आते हैं, दोनों जगह आते हैं ना, फिजिक्स में भी और केमिस्ट्री में भी। इसलिए तो थर्मोडाइनमिक्स पे इतना टाइम दे रहे हैं। देखते हैं कितना इस पर काम किया हूँ, ग्राफ ड्रॉ करवाया, साइक्लिक सिस्टम, थर्मोडाइनमिक्स में इतना काम किया। फिर सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स पढ़ाऊंगा, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स में दोनों जगह है, फिजिक्स में भी और केमिस्ट्री में भी, राइट। फिर साइकिल पढ़ाऊंगा, एफिशिएंसी ऑफ साइकिल। आप लोग सिलेबस को लेकर डरे हुए हैं क्या? डोंट वरी अबाउट सिलेबस, राइट। पिछले 10 साल से सिलेबस ख़त्म कर रहे हैं और बहुत डेप्थ में पढ़ा कर ख़त्म करते हैं। फिर भी आपके इस चैप्टर में तो मुझे तो सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट आ रहा है थर्मोडायनेमिक्स। फिजिकल केमिस्ट्री में भी आपको उतना ही अच्छा लगना चाहिए, दोनों से इक्वली बैलेंस रहेगा। तो प्योर इनऑर्गेनिक क्या कीजिएगा, जहाँ पर रट्टा मारना पड़ेगा तो और भी ख़राब लगेगा। सारा चीज़ बैलेंस होना चाहिए। अभी आप ये सोचकर पढ़ाई कीजिए सारा सब्जेक्ट में कि मुझे इससे भी क्वेश्चन बनाना है, ये मत सोचिए कि अच्छा लग रहा है ख़राब लग रहा है। ख़राब लग रहा है तो बाद में जहाँ पे पहुँचे कॉलेज में तो ये सब नहीं पढ़ना रहेगा, डोंट वरी। बट ऑर्गेनिक पढ़ना रहेगा इंजीनियरिंग कॉलेज में भी, पहला साल में ही रहेगा, फर्स्ट सेमेस्टर में। और जितना ऑर्गेनिक यहाँ पढ़ा दे रहा हूँ ना, उससे वहाँ पे बहुत इन्जॉय कीजिएगा। फिजिक्स भी रहता है। फर्स्ट क्वेश्चन बन गया सबसे। अभी अच्छा लगने और ख़राब लगने का टाइम है भाई, मुझे पास करना है, बस मार्क्स कहीं से आ जाए, राइट। ये हम लोग का जैसा बात हो गया है, अभी कोरोना है, बस किसी तरीके से सर्वाइव कर जाए। क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन, कैलकुलेट द हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन ऑफ अ स्ट्रॉन्ग एसिड बाय अ स्ट्रॉन्ग बेस इन वाटर। करेक्ट, पहला क्वेश्चन तो यह है। द हीट लिबरेटेड ऑन द न्यूट्रलाइजेशन ऑफ वीक एसिड बाय NaOH इज 2.9 किलोकैलोरी। हाउ मेनी किलोकैलोरी आर यूज्ड इन आयनाइजेशन ऑफ 1 मोल ऑफ HCl इन वाटर? ओके, इन्फॉर्मेशन आर गिवन। पहला क्वेश्चन पहले बना लेते हैं। हम लोग एक्सरसाइज 8 सॉल्व कर रहे हैं, फर्स्ट क्वेश्चन, राइट। तो पहले पूछा गया है फाइंड आउट द हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन ऑफ अ स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस। तो ऑल स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का नेट रिएक्शन तो यही है ना। और इसका देखिए तो डेटा दिया हुआ है, तो इसका इंथाल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन के लिए क्या लिख सकते हैं? इंथाल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ वाटर, करेक्ट। यहाँ देखिए माइनस इंथाल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ H प्लस और प्लस इंथाल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ OH माइनस। इज इट करेक्ट? इसका लेने के लिए कितना बोले हैं? 0। वाटर का कितना दिया हुआ है? 68.7 किलो कैलोरी, राइट। और OH माइनस का कितना दिया हुआ है? देखिए तो कितना आता है? अब समझ में आ गया कि ये जो वैल्यू लिखवाया हूँ कहाँ से आया होगा? इस यहाँ से आया होगा, नहीं? यही तो हम लोग बोले हैं स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का रटने के लिए फिक्स है, और इसको कैलकुलेट किया गया होगा। एग्री ना? बट यहाँ पे आप पजल हो सकते थे अगर ये आपको हिंट नहीं देते कि H प्लस का 0 लेते हैं। हो गया? अब नेक्स्ट क्वेश्चन इसी में से, ये फर्स्ट पार्ट था क्वेश्चन नंबर 1 का, फर्स्ट पार्ट। सेकेंड पार्ट किसका निकालना है? HCN प्लस NaOH कन्वर्ट इनटू व्हाट? NaCN प्लस H2O।
तो इसका इंथाल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन इक्वल टू क्या बताए थे, हीट ऑफ आयनाइजेशन। बट यहाँ पे हीट ऑफ आयनाइजेशन क्या इसमें खर्च होगा या इसके लिए सिर्फ खर्च होगा, सिर्फ यहाँ पे HCl के लिए खर्च होगा, NH के लिए नहीं खर्च होगा, बिकॉज एन फार्मूला दिए थे ना एक। तो क्या यहाँ पे लिख सकते हैं हीट ऑफ, इस रिएक्शन के लिए हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन इक्वल टू हीट ऑफ आयोनाइजेशन, बट यहाँ पे आयोनाइजेशन किसका, HCl अब माइनस 13.7। ए वैल्यू दिया हुआ है और ए वैल्यू पता ही है, तो क्या यहाँ से आयोनाइजेशन HCl का निकल जाएगा। देखिए तो आंसर कितना आता है, आंसर है माइनस तो नहीं आएगा, हीट ऑफ आयनाइजेशन ऑलवेज पॉजिटिव आएगा। $10.8 आना चाहिए, प्लस 10.8। बाकी सब लोग का आंसर आ गया, प्लीज़ अगर आ गया तो हाँ ना बोल दीजिए, नहीं तो फिर मैं क्वेश्चन नंबर 1 पे ही रुका रहूँगा। चलिए अगर आंसर आ गया है तो क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट बनाइए। माइनस कैसे आएगा बताइए तो, हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन कितना दिया हुआ है, उसका मैग्नीट्यूड 2.9 है, बट यहाँ पे हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन लिखेंगे तो 2.9 लिखेंगे या माइनस 2.9 लिखेंगे। हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन अपने आप में एक्सोथर्मिक प्रोसेस, राइट। तो 2.9 वैल्यू पुट करेंगे या माइनस 2.9 वैल्यू पुट करेंगे, क्या पुट करेंगे, और आयनाइजेशन और माइनस 13.7, इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा ना, HCl का कितना माइनस 2.9 और प्लस 13.7, हाउ मच, प्लस 10.8। कुछ यस, एक्चुअली वो है तो निगेटिव ही, बट उसका मैग्नीट्यूड बताते हैं, उसका मॉडल्स लेकर बताइएगा। है तो कंबसन तो एक्सोथर्मिक प्रोसेस निगेटिव है साइन है ना, बट वो निगेटिव साइन इंडिकेट व्हाट है, रिलीज, राइट। अब इसमें कुछ ऐसा ही है कि अगर आपसे कोई पूछेगा कि बताइए 1 लीटर पेट्रोल में कितना माइलेज है, तो माइलेज का मतलब उसका एफिशिएंसी, राइट। मतलब जितना, तो एक बोलेगा कि 1 लीटर पेट्रोल जलाने पे कितना एनर्जी मिलेगा, तो हम लोग यही बोलेंगे ना 100 जूल रिलीज होगा, मोटा मोटी मान के चलिए लेमन लैंग्वेज में, तो रिलीज अपने आप में निगेटिव बता देगा, राइट। इस चीज़ को तो मैंने ये इक्वेशन लिखा, डेल्टा एच न्यूट्रलाइजेशन इक्वल टू डेल्टा एच आयनाइजेशन और माइनस 13.7, करेक्ट। अब इसमें इसमें तो आयनाइजेशन खर्च होगा नहीं, तो खर्च तो सिर्फ इसी में होगा ना, और इसका वैल्यू दिया हुआ था डेल्टा एच न्यूट्रलाइजेशन 2.9, बट न्यूट्रलाइजेशन बिकॉज एक्सोथर्मिक प्रोसेस है तो 2.9 लिखे या माइनस 2.9 लिखे, और डेल्टा एच आयनाइजेशन, लेकिन वो आयनाइजेशन किसका, बेस में तो खर्च होगा नहीं, सिर्फ HCl में ही खर्च होगा, और माइनस, तो इसी को इस तरफ ले आएंगे तो वैल्यू इतना आ जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट, एक चैप्टर ख़त्म होने के बाद सारा फिजिकल केमिस्ट्री सिर्फ क्लास 12 का चलेगा, ठीक है। और क्लास 12 का फिनिश करूँगा, और तब फिर क्लास 11 का जो फिजिकल केमिस्ट्री बचा हुआ है, तो क्लास 11 का फिर 2 ही बचा हुआ रहेगा ना, कौन कौन सा, केमिकल इक्विलिब्रियम और आयनिक इक्विलिब्रियम, बाकी तो कुछ बचा नहीं रहेगा, और वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस, RC मुखर्जी का वॉल्यूमेट्रिक टाइट्रेशन जिसका नाम है, 3 चैप्टर नहीं। तो मेरा टारगेट रहेगा स्टूडेंट की बाय हुक एंड बाय क्रूक अक्टूबर तक 12th का फिजिकल केमिस्ट्री ख़त्म कर दूंगा, उससे पहले ही, अब फिर 11th वाला पार्ट को 2 महीना में फिनिश कर लेंगे, उससे पहले हो जाएगा।
और अगर आप लोग तो रेडी हो जाएं तो मैं तो 3 महीना में सारा सिलेबस को ख़त्म कर सकता हूँ, डेली एक्स्ट्रा क्लास मिल जाए, बट वो हो नहीं पा रहा है। अब कभी एक बोलते हैं तो दूसरे बोलते हैं सर स्कूल का नहीं छोड़ सकते हैं। डाउट क्लास तो मैं आप लोग से बिना पूछे हुए सुबह में लगा लूँगा। अब पूछने वाला काम छोड़ूंगा डाउट क्लास के लिए। नहीं नहीं, डाउट क्लास लगाना स्टार्ट करेंगे तो अभी थोड़ा सा एक्चुअल में क्या हो रहा था ना कि लॉक था तो 11 बजे जाकर ही लौटना पड़ता था। अब थोड़ा आगे बढ़ गया है तो मेरे पास अब टाइम रहेगा। अब देखिए ऐसा अगर कोई काम करेंगे कि होम असाइनमेंट का एक लाइन से सारा डाउट अगर रहेगा तब तो भाई पॉसिबल है ख़त्म करना। डाउट का मतलब डाउट ना यार, डाउट का मतलब सर आप ही सॉल्व कर दीजिए, आप ही को बैठना है एग्ज़ाम में। नहीं तो वो तो उसमें तो ऑब्वियसली है, अगर आप ऑनेस्टली बनाएंगे होम असाइनमेंट फिजिकल केमिस्ट्री का तो बनता है भाई। आईआईटी का क्वेश्चन बैंक जब बन जाता है तो ये तो बहुत दूर की बात है। क्वेश्चन में 2 का फर्स्ट अभी तक नहीं बना है। बन गया सर। द इंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन ऑफ फर्स्ट प्रोटॉन ऑफ H2S इज -33.7 and the first acid ionization of energy of H2S is, it is very important to note that बेस अगर नहीं दिया हुआ है तो कोई स्ट्रॉन्ग बेस ले लीजिएगा, ठीक है। इफ बेस इज नॉट मेंशन तो क्या लेना है, कोई स्ट्रॉन्ग बेस लेंगे। अब फर्स्ट प्रोटॉन का मतलब यहाँ पे इसके पास 2 H प्लस है, पहला H प्लस लेने के लिए बोला जा रहा है, राइट। तो H2S यहाँ देखिए शायद यही काम करने के लिए बोला गया ना, NaSH अब प्लस वाटर, इज इट करेक्ट। पहला H प्लस तो यही रहेगा, यस सर। देखो मैंने सही लिखा। और हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन इक्वल टू, बोलिए बढ़िया से क्या लिखे हैं सर, हीट ऑफ आयनाइजेशन लिखिए। किसका, इसका तो लिखेंगे नहीं, इसमें तो 0 खर्च होगा। यस सर। H2S अब माइनस, अगर वैल्यू जूल में है तो -57.2, राइट। ए दिया हुआ न्यूट्रलाइजेशन का वैल्यू दिया हुआ है -33.7 और इसका निकालना है डेल्टा H आयोनाइजेशन -57.2, देन डेल्टा H आयोनाइजेशन इक्वल टू कितना हो जाएगा -33.7 और प्लस 57.2, हाउ मच, 23.5। कितना, 23.5। तो वही तो आंसर है। तो ऐसे 23.6 है, मोटा मोटी सेम सही है सर। 23.3 है। आंसर में 23.6 है यहाँ पे जो ओरिजिनल सोर्स है, हाँ, 3 है सर। तो उसको करेक्ट कर लीजिए। मतलब कहने का सेंस है कि ये होगा, राइट, यस। कॉन्सेप्चुअली ये रहेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड बनाइए।
बोर्ड ब्लर तो नहीं है, देख पा रहे हैं? चलिए भेज देंगे वीडियो, देख लीजिएगा। क्या लग रहा है, न्यूज़ वगैरह तो लोकल न्यूज़ चैनल आप लोग थोड़ा बहुत देखते होंगे, कुछ सिचुएशन है नॉर्मल? मैं भी ऑनलाइन पढ़ाते पढ़ाते बोर हो गया हूँ। ऑफलाइन में तो थोड़ा अच्छा लगता है, थोड़ा एनर्जी लेवल अलग दिखता है, राइट? खैर यहाँ पे भी ऐसा नहीं कि मैं कम कर रहा हूँ, काम काम तो कर ही रहे हैं, बट एज ए टीचर के लिए क्या चाहिए, ऑफलाइन क्लास ज़्यादा अच्छा रहता है। चलिए, इंथाल्पी ऑफ क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर आ गया सबका? नहीं आया? रोशन कुमार, नहीं, क्यों? ये तो आना चाहिए था। डेल्टा एच न्यूट्रलाइजेशन इक्वल टू व्हाट? डेल्टा एच आयनाइजेशन, इसमें तो खर्च होगा नहीं, इसका 0 यस सर। तो आयनाइजेशन किसका आयनाइजेशन में खर्च होगा? एच है, राइट? जी, एच है। अब माइनस, अब वैल्यू देख लीजिए किस में, जूल में है या किस में है? जूल में है तो क्या लिखे, -57.2। यस सर। ओके, तो यहाँ से डेल्टा एच आयनाइजेशन निकल जाएगा। ये था -55.7 इक्वल टू डेल्टा एच आयोनाइजेशन। कहीं 12% जो दिया था उससे आप कंफ्यूज तो नहीं कर गए? क्या इसको इस तरफ भेज कर +57.2 कर दें? यस सर। तो 57.2 और 55.7 हाउ मच? ये 5 रहेगा 1। भाई ये 12% का मतलब है कि 12% खुद से हो गया था, राइट? यस सर। ये तो पढ़ाए थे आपको। इसका मतलब दिस अमाउंट ऑफ एनर्जी खर्च फॉर व्हाट? 88%, राइट? यस सर। तो यहाँ पे 12% से आपको कन्फ्यूज होने का रिक्वायरमेंट नहीं था। हाँ, इसमें अब एक और क्वेश्चन पूछा था कि दिस अमाउंट ऑफ एनर्जी इन्वेस्टेड या खर्च फॉर हाउ मच परसेंटेज ऑफ आयनाइजेशन फॉर एच है। तो 12% खुद से, तो बाकी जो खर्च हुआ वो 88% के लिए खर्च हुआ, करेक्ट? यस सर। बट क्वेश्चन में तो पूछा ही नहीं गया है, मुझे पूछा गया बस आयनाइजेशन के लिए कितना खर्च हुआ, तो आयनाइजेशन के लिए मुझे खर्च हुआ 1.5। क्वेश्चन नंबर 3 बनाइए। थर्ड बनाइए और फोर्थ बनाइए। ये 2 क्वेश्चन बनाकर आज बाइंड अप करेंगे, लेकिन थर्ड और फोर्थ में आपको टाइम लगेगा। बनाइए फर्स्ट। थ्री और 4 आप लोग ट्राई कीजिए, इसको दोनों को एक साथ में सॉल्व कर दूंगा। इसका कितना वैल्यू दिया हुआ था? -50.6। इक्वल टू यहाँ पे क्या आयनाइजेशन किसका? एसिटिक एसिड का। यस सर। -57.2। यस सर। यहाँ से डेल्टा एच आयनाइजेशन निकल जाएगा 6.6। एसिटिक एसिड का। कितना आया था? 6.6। 6.6। यस सर। इस इंफॉर्मेशन से इसका निकाल लिए। और सेकंड क्या था? NH4OH।
अब प्लस HCl कन्वर्ट इनटू व्हाट, NH4Cl प्लस H2O, इज करेक्ट। तो यहां से डेल्टा H न्यूट्रलाइजेशन इक्वल टू डेल्टा H, इसमें किसका आयनाइजेशन में खर्च करना पड़ेगा एनर्जी, NH4OH, राइट। यस सर। ये तो स्ट्रॉन्ग है, ये वीक है, ठीक है। अब -57.2 यहाँ से डेल्टा H आयनाइजेशन NH4OH का कितना आ रहा है, 5.8। क्या वैल्यू पुट करने के बाद बता सकते हैं, डेल्टा H आयनाइजेशन 5.8। 5.8। यस सर। एक काम हो गया। अब लास्ट में जिसका निकालना है वो रिएक्शन लिखते हैं, एसिटिक एसिड प्लस NH4OH कन्वर्टेड टू व्हाट, अमोनियम एसीटेट, एग्री, यही सॉल्ट रहेगा ना, और प्लस वाटर। यस सर। बट भाई इसमें इन दोनों का आंसर काउंट करना पड़ेगा, तो डेल्टा H ये हो गया न्यूट्रलाइजेशन ऑफ वीक एसिड एंड वीक बेस, तो डेल्टा H न्यूट्रलाइजेशन ऑफ दिस रिएक्शन इक्वल टू डेल्टा H आयनाइजेशन किसका, एसिडिक एसिड, एसिटिक एसिड का, और प्लस डेल्टा H आयनाइजेशन किसका, अमोनियम नाइट्रेट, अमोनियम हाइड्रोक्साइड का, और माइनस कितना 57.2। 57.2। ए वैल्यू पुट कर रहे हैं, ए वैल्यू कितना था, इसका आया था 6.8 ना, कितना बोले थे आप लोग, 6.6। 6.6 और प्लस 5.8। 5.8 और माइनस 57.2, ये करेक्ट। यस सर। देखिए कौन सा आता है, यस सर। 44.8। कितना आंसर आया, -44.74। ओके, तो अब लास्ट क्वेश्चन, प्रॉब्लम ऑफ द डे सॉल्व कीजिए। लास्ट क्वेश्चन जो भी सॉल्व करेंगे उनको मेरे तरफ से आज 5 स्टार। और अगर नहीं सॉल्व हो पा रहा है तो बोलिएगा, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। वीक एसिड प्लस वीक बेस का रिएक्शन थोड़ी ना होता है। बिल्कुल होता है, एसिड और बेस का रिएक्शन चाहे वीक ही क्यों ना हो। एसिडिक एसिड में अमोनियम हाइड्रोक्साइड डालेंगे रिएक्शन नहीं होगा, अमोनियम एसिड बनता है। यस सर। हाँ, ये दूसरी बात है कि जितना एनर्जी रिलीज करना चाहिए उतना उससे कम रिलीज करेगा, वजह थोड़ा आयनाइज करने में खर्च हो जाएगा, बट होता है। मैंने कहीं नहीं बोला कि वीक एसिड और वीक बेस रिएक्शन नहीं करेगा। हाँ स्टूडेंट बोलिए। अलग होता है, बट यहाँ पे पर इक्विवेलेंट, यहाँ पे एक मोल में इसका एक ही इक्विवेलेंट है, इसे वो करेक्ट किया है, ठीक है। और ऐसे भी न्यूट्रलाइजेशन के लिए 1 इक्विवेलेंट ही लेना है। इसमें कितना H प्लस है, 1 ही तो यहाँ पे जा रहा है। इसका ये n फैक्टर कितना 1, इसका भी n फैक्टर कितना 1, इसका 1 इक्वलेंट, इसका 1 इक्वलेंट, राइट।
आप लोग से बनेगा या लग रहा है कि नहीं बन पाएगा? नहीं बन पाएगा तो मैं ट्राई करता हूँ। चलिए मैं सॉल्व करता हूँ इसको, ठीक है। क्वेश्चन क्या है? द एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन ऑफ वीक बेस एंड a strong base. The enthalpy neutralization of weak base and a strong base by HCl are this one and this one. कहने का सेंस है कि दोनों वीक है। बायो एच भी तो वीक है, तभी तो उसमें -13 है, राइट। हाईली स्ट्रॉन्ग रहता तो -13.7 होता। मेरी बात को समझे? इसका मतलब है कि यहाँ पे एक्स ओ एच और बाइस बोथ आर वीक। अब इन दोनों में कौन ज़्यादा वीक? तो एक्स ओ एच ज़्यादा वीक, करेक्ट। Are respectively when 1 mole of HCl is added to a solution containing 1 mole of XOH and 1 mole of YOH, the enthalpy change was -12.5 kilocalorie. In what ratio is the acid distributed between XOH and YOH? मतलब समझ में आ गया क्वेश्चन का क्या डिमांड है? यस सर। क्या डिमांड है? XOH और YOH में दोनों का एसिड डिस्ट्रीब्यूशन रेशियो निकालना है। यस, XOH अब प्लस HCl, इसका अगर इंडिविजुअल रिएक्शन होता XCl प्लस वाटर तो डेल्टा एच कितना था? -12.25। एग्री? यस सर। और बाई ओ एच अब प्लस HCl तब क्या बनता? बाई Cl अब प्लस H2O। डेल्टा एच कितना था? -13 किलो कैलोरी, राइट। अब क्वेश्चन है कि सर हम लोग को दिया गया है XOH अब प्लस बाई OH, दोनों का 1 मोल राइट। ये सॉल्यूशन में रखा गया है, इसका भी 1 मोल यहाँ देखना है, इसका भी 1 मोल। और इसमें डाल कितना रहे हैं? HCl का कितना मोल? 1 मोल। तो कितना HCl का 1 मोल में से कितना इसके साथ खर्च हुआ, कितना इसके साथ खर्च हुआ, ये रेशियो निकालना है बस। इसको डालने से हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन का वैल्यू दिया हुआ, राइट। तो इतना तो मान सकते हैं ना कि इसका x मोल चला गया XOH के साथ, लेट अस सपोज। तो इस बाई OH के साथ कितना जाएगा? 1 - x। यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम? और इसके साथ यहाँ देखिए, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नो। अब ये बहुत इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम था, बड़ा ट्रिकी, एकदम परफेक्ट फॉर जेईई मेन। भाई 1 मोल अगर इसका रिएक्ट करेगा, कितना मोल? 1 मोल। इसका 1 मोल तो -12.25। तो इसका अगर HCl का x मोल जा रहा है तो इसका भी तो x मोल ही खर्च होगा ना। इसका नो डाउट 1 मोल है, बट इसका 1 मोल खर्च हो जाएगा या x मोल ही खर्च होगा? तो इसका 1 मोल के लिए -12.25, तो x मोल के लिए निकाल लेंगे यूनिटरी मेथड। यस, -12.25 इंटू x अब प्लस इसका 1 मोल के लिए निकल रहा था -13, इसका 1 - x मोल के लिए -13 इंटू 1 - x, राइट। और सब मिलाकर कितना रिलीज हुआ? 12.5। ओनली वन वेरिएबल, दैट इज x, राइट। निकल जाएगा यहाँ से x का वैल्यू। यस सर। नहीं, थोड़ा ट्रिकी था, राइट। यहाँ से x का वैल्यू बताइए। एग्जैक्ट वैल्यू बताइएगा x का, या रेशियो में बता सकते हैं, जो भी आता है।
x इक्वल टू 2/3। यस सर। तो एक किसके लिए खर्च हुआ, x और h के लिए, तो 1 माइनस एक कितना 1/3। यस सर। इसका मतलब डिस्ट्रीब्यूशन क्या रहा, x बाई 1 माइनस एक्स, एक किसके लिए, x ओ एच के लिए, और एक किसके लिए, बाई ओ एच के लिए, यही तो रेशियो निकालना था। तो 2/3 बाई 1/3, राइट, 3 3 कैंसिल, 2/1 मतलब 2:1, ये तो आंसर है। तो चलिए, अब इस क्वेश्चन में भाई ऐसे ही बनता, बाकी इसका कोई तरीका नहीं था, राइट, ये इन्फॉर्मेशन इसी के लिए दिया हुआ था। अलग तरीका से भी हो सकता, लेकिन नहीं लगता ये बिल्कुल प्रॉपर वे है जो पूछना चाह रहे थे उसके अकॉर्डिंग। बाकी कहने से लेंदी हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ तक आ गए हैं, यहाँ से नेक्स्ट क्लास, ठीक है, आज के लिए इतना ही।